सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प झारखंड में। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम रिसर्च मेथडोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, सैम्पलिंग मेथड्स यानी कि नमूनाकरण की विधियाँ। आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी बड़ी आबादी के बारे में जानना हो तो हम हर एक व्यक्ति से नहीं पूछ सकते, हम उनमें से कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे सैंपल कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि ये चुनाव कैसे किया जाता है। बेसिकली सैम्पलिंग जो है वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि संभाव्यता और ये गैर संभाव्यता। तो आइए, संभाव्यता क्या है और गैर संभाव्यता क्या है, इन दोनों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि संभाव्यता नमूनाकरण। इसमें सबको चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। यह पूरी तरह वैज्ञानिक और निष्पक्ष है। कौन सा? ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी साइंटिफिक भी है और अनबायस्ड भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक भी है और निष्पक्ष भी है। निष्पक्ष भी है। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें हर सदस्य के चुने जाने की संभावना होती है। एवरी मेंबर हैज़ एन इक्वल चांस। जैसे एक बैग में हमने क्लास के सभी 100 बच्चों के नाम की पर्ची डाली और बिना देखे 10 पर्चियां निकाल ली, तो यह एक तरह का लॉटरी सिस्टम जैसा है। उसी तरीके से बात करते हैं कि दूसरा सैंपल जो कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। यहाँ हम जनसंख्या को कुछ खास विशेषताओं के आधार पर समूहों या स्ट्रेटा में बांटते हैं। मान लीजिए हम रांची के साक्षरता दर पर रिसर्च करना है। हम पहले पूरी जनसंख्या को पुरुष और महिला के ग्रुप में बांटेंगे और फिर दोनों ग्रुप से अलग अलग रैंडम सैंपल लेंगे। मैट्रिक सैंपलिंग में हम एक खास अंतराल यानी कि इंटरवल पर लोगों को चुनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम हर तीसरा व्यक्ति को चूज कर रहे हैं या हर छठा व्यक्ति को चूज कर रहे हैं, हर 10वां व्यक्ति को चूज कर रहे हैं। मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो मान लीजिए कि मेरे पास 1000 छात्रों का लिस्ट है। अब इस 1000 छात्रों का लिस्ट में हम ये तय करते हैं कि हम हर 10वां बच्चा को चूज करेंगे। तो हर एवरी 10th स्टूडेंट यानी कि पहला कैंडिडेट जो होगा वो मेरा 10वां नंबर पे होगा। दूसरा जिसको हम चूज करेंगे वो जो 28th नंबर पे होगा वो होगा। उसी तरीके से जो तीसरा होगा वो 38 नंबर पे जो होगा वो होगा। तो इस तरीके से जब भी हम कभी सैंपलिंग करते हैं तो इसको सिस्टमेटिक सैंपलिंग या फिर व्यवस्थित नमूनाकरण भी कहा जाता है। अब आते हैं क्लस्टर सैंपलिंग में। जब क्लस्टर सैंपलिंग यानी कि गुच्छ नमूनाकरण कहते हैं तो यहाँ पे आबादी बहुत बड़ा होता है और फैला हुआ होता है। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे समूह के क्लस्टर को चुनते हैं। जैसे हाल ही में अभी नगर निकाय चुनाव जो हुआ था, अगर इस नगर निकाय चुनाव में मान लेते हैं कि रांची में अगर 50 वार्ड है, इस 50 वार्डों में से 5 वार्ड को चुन के और उन सभी लोगों का हम लोग जब सर्वे करते हैं तो इस तरीके से इसको हम लोग क्लस्टर कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग में। मल्टी स्टेज सैंपलिंग जो है वो याद रखिएगा, ये क्लस्टर सैंपलिंग का ही एक बड़ा रूप है। यह मल्टी स्टेप्स में होता है और बड़े क्षेत्रों के सर्वे के लिए सबसे बेस्ट होता है। जब भी हम लोग बड़ा क्षेत्र का सर्वे करते हैं तब हम ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग अगर मध्याह्न भोजन पे, अगर हम लोग मिड डे मील या मध्याह्न भोजन पे अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि झारखंड राज्य में क्या प्रभाव पड़ा। तो जब हम लोग इस तरीके से चीज़ों को, टॉपिक को डिस्कस करते हैं तब हमको सिलेक्शन कैसे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको अगर मध्याह्न भोजन देखना है उसका प्रभाव झारखंड राज्य में, तो हम सबसे पहले उस राज्य के लगभग मान लेते हैं 5 जिलों को चूज़ किए। फिर इस 5 जिलों को चूज़ करने के बाद स्टेज 2 यानी कि दूसरे स्टेज में, ये हो गया स्टेज 1। फिर जब दूसरे स्टेज में पहुँचे तो हम फिर इसी 5 जिलों में से 10 गाँवों को चूज़ किए, हर जिला में से 10 गाँव। फिर हर जिला से 10 गाँव चुनने के बाद तीसरा स्टेज में हम लोग क्या किए, तो तीसरा स्टेज में देखिए, तीसरा स्टेज में हम लोग 20 हाउसहोल्ड पर विलेज से हम लोग सैंपल कलेक्ट किए।
और इस तरीके से जब होता है तो अंत में इन गाँवों को कुछ घरों को चुना जाता है। इसी गाँव में से कुछ घर को जब हम लोग चूज़ करते हैं और इन सारा सैंपल्स को कलेक्ट करके जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो उसको हम लोग मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहा जाता है। यहाँ तक हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी कि गैर संभाव्यता नमूनाकरण। गैर संभाव्यता नमूनाकरण की जब भी हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी चुनाव होता है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है, यानी कि साइंटिफिक नहीं होता है, वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है, बल्कि शोधकर्ता की सुविधा या जरूरत के हिसाब से होता है। इसमें बायस्ड हो सकते हैं, इसमें आप बायस्ड हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी में सबसे पहला आ जाता है हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी कि सुविधाजनक नमूनाकरण। कन्वीनियंस सैंपलिंग सबसे आसान है। जो डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसे चुन लिया जाता है। अपने घर के पास रहने वाले 10 पड़ोसियों से उनकी राय पूछना, क्योंकि वे पास में रहते हैं, इससे मेहनत हम लोगों को क्या होता है, कम लगता है। हम कोई भी सैंपल कलेक्ट किए और उस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, तो हम अपने घर के बगल से ही 10 नेबर से हम लोग जाके 10 पड़ोसियों से जाके उनका राय ले लिए और वहाँ से हम अपना डाटा जो है उसको कलेक्ट कर लिए। तो ये हो गया सुविधाजनक नमूनाकरण। क्यों? क्योंकि आपके घर के नज़दीक में वो घर था, वहाँ से आपको ईजिली लगा कि हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ चल गए। अब आते हैं हम लोग पर्पजिव यानी कि जजमेंटल सैंपलिंग, जिसको हम लोग सब प्रोविजन नमूनाकरण भी कहते हैं। शोधकर्ता अपने ज्ञान या उद्देश्य पर्पस के आधार पर खास लोगों को ही सैंपल में चुनता है। ठीक है, जैसे उसको जिस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, ये उसी आधार पे अपना सैंपलिंग करता है। जैसे अगर उसका काम जो है वो मनरेगा पे है, तो ये उन्हीं लोगों को सैंपल में लेगा जो लोग मनरेगा से प्रभावित है या जो लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ उन्हीं मजदूरों को चुनना जिन्होंने पिछले 1 साल में मनरेगा में काम किया है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हम लोग एमएसएमई, अगर हम लोग एमएसएमई सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो एमएसएमई सेक्टर पर रिसर्च करना है, तो हम लोग सिर्फ उसी को चुनेंगे जो छोटे उद्योगों के मालिक है। हम लोग किसी भी आम राहगीर से तो पूछेंगे नहीं। अब स्नोबॉल सैंपलिंग को उदाहरण से अगर हम लोग समझते हैं, तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसी बीमारी वाली मरीजों को ढूंढना है जो कम मिलते हैं, मतलब एक ऐसा मरीज जो बहुत ही कम पाया जाता है, उसको एक ऐसा बीमारी हुआ है जो शायद ही किसी को हो, एक ऐसा बीमारी जो किसी को नहीं हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ इसी को हुआ हो, और अगर हमको इसी टाइप का मरीज खोजना हो तो हम इसी से पूछ लिए। तो ये हमको दो अपने जैसा दो पेशेंट का नाम और बता दिया, अपने जैसे 2 पेशेंट का नाम और बता दिया। तो इस तरीके से जब भी हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो इसको रेफरल सिस्टम भी कहा जाता है या फिर स्नोबॉल सैंपलिंग भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में याद रखिएगा फिक्स्ड कोटा का बात किया जाता है, विशिष्ट समूहों के लिए निश्चित कोटा। जैसे अगर कोटा सैंपलिंग में हम पहले से कोटा तय कर देते हैं कि हमें किस ग्रुप से कितना लोग चाहिए। जैसे मुझे 100 लोगों का अगर सर्वे करना है और हम ये सोचे, मान लेते हैं कि हमको 100 लोगों का सर्वे करना है और हम ये सोचे कि इसमें से 50 जो है वो मेल होना चाहिए और 50 जो है वो फीमेल होना चाहिए। तो जैसा ही हम आंकड़ा को कलेक्ट करने लगेंगे, जैसे ही हमारे पास सैंपल आने लगेगा और ये 50 का आंकड़ा जैसे पूरा हो जाएगा, यानी कि 50 मेल का संख्या पूर्ण हो जाने के बाद हम इससे एक भी एक्स्ट्रा व्यक्ति को नहीं लेंगे, हम एक भी एक्स्ट्रा व्यक्ति को नहीं लेंगे। तो इस तरह का जब भी सैंपलिंग होता है तो इसको हम लोग कोटा सैंपलिंग कहते हैं। अब आते हैं वॉलंटरी सैंपलिंग पे, यानी कि स्वैच्छिक नमूनाकरण। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से खुद आगे आकर अपने सर्वे का हिस्सा बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा ही अपना जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है संकल्प झारखंड, इस यूट्यूब चैनल पे अगर हम लोग एक पोल हम लोग जनरेट किए, उस पोल में हम लोग यस और नो में आंसर पूछे, तो कुछ लोग यस में दिए आंसर, कुछ लोग नो में दिए आंसर। तो ये जो है ये यस और नो में आंसर देना, ये उनका स्वैच्छिक प्रारूप है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिभागियों द्वारा स्वयं का चयन, यानी कि पार्टिसिपेंट्स सेल्फ सेलेक्ट टू जॉइन द स्टडी। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रक्रिया में हम लोग किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो भी बच्चे आए वो स्वतः खुद से ही यस या फिर नो में उत्तर देंगे। अभी तक हम लोग
प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के सारे टाइप्स को देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसका तुलनात्मक अध्ययन एक बार कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक के पॉइंट्स में हम लोग को क्या-क्या समझ में आया प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को देखते हुए। तो अगर हम लोग चयन प्रक्रिया की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पे जो हम लोग चयन प्रक्रिया यूज़ करते हैं वो होता है यादृच्छिक और निष्पक्ष, यानी कि रैंडम एंड अनबायस्ड। उसी तरीके से जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत हो जाते हैं और कहीं न कहीं पक्षपाती भी हो जाते हैं। अब किसमें समय और लागत क्या है? तो जब हम संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमारा समय और कॉस्ट ये दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? एक तो समय ज़्यादा लगता है, ऊपर से महँगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि खर्च भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। लेकिन गैर संभाव्यता में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने अनुसार सैंपल्स को चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो समय है और जो खर्च है, वो दोनों बचता है और जो काम है वो तेज़ होता है और किफ़ायती भी होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग साइंटिफिक वैलिडिटी यानी कि वैज्ञानिक वैधता की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में उच्च प्रतिनिधित्व होता है साइंटिफिक वैलिडिटी का और नॉन प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व होता है साइंटिफिक वैलिडिटी का। तो साथियों याद रखिए, सटीक और वैज्ञानिक रिसर्च के लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अच्छा है, लेकिन जहां संसाधन कम हो वहां नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है। उम्मीद है आपको सैंपलिंग का ये प्रकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रहे। आज के क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, जय हिंद।